हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम CS कुंदन है और आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 1% कंपनी के जो एनुअल रिटर्न होते हैं उसके फाइलिंग करने के ड्यू डेट्स क्या होते हैं। दूसरी बातें हैं कि फाइलिंग करते समय हमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और जो डायरेक्टर KYC के कॉन्सेप्ट है उसका फाइलिंग कैसे करना है और उसके ड्यू डेट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि अगर हम 1% कंपनी की बात करें तो 1% एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें कि एक ही पर्सन उस कंपनी के मेंबर होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक कंपनी लॉ में सेक्शन 2 और सब सेक्शन 62 में इसको डिफाइन किया गया है। पहली बार जब कंपनी लॉ 2013 आया तो फर्स्ट टाइम भारत में 1% कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो 1% कंपनी से संबंधित बातें हैं, हर साल जिस तरह से हर कंपनियों का रिटर्न फाइल होता है उस तरीके से 1% कंपनी का भी रिटर्न हमें फाइल करना होता है। तो 1% कंपनी का जो एनुअल रिटर्न होता है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित AOC 4 जो फॉर्म होता है वो फाइल करना होता है और एक जो एनुअल रिटर्न है वो MGT 7A फाइल करना होता है। तो जो AOC 4 फॉर्म है 1% कंपनी का, वो प्रोविज़न ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से 180 दिन के भीतर फाइल हो जाना चाहिए। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च से जब आप काउंट करेंगे कि उससे 180 दिन के भीतर फाइल हो जाना चाहिए, यानी कि 1% कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि AOC 4 फॉर्म फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है वो 27 सितंबर 27 सितंबर होता है, यानी कि आज का ही डेट। आज हर 1% कंपनी का AOC 4 फाइल करने का आज ड्यू डेट है, आज लास्ट डेट है। क्वेश्चन है कि सर AOC 4 जो हम फाइल करते हैं तो इसमें किन किन चीज़ों को हमें फाइल करना होता है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात है कि आपका ऑडिटेड जो बैलेंस शीट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, वो रिक्वायर्ड है AOC 4 के साथ। दूसरा चीज़ है कि जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट सेक्शन 134 के अंदर बनाए जाते हैं हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए, फॉर्म AOC 4 को फाइल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखें बात, जिन लोगों ने यानी कि जो लोग 1% कंपनी बनाए हैं अगर आज तक उन्होंने अपना AOC 4 फॉर्म फाइल नहीं किया है तो ज़रूर आज अपना AOC 4 फॉर्म आज ज़रूर आप फाइल कर लें। अगर आप नहीं करते हैं आज फाइल तो ध्यान रखिए आप इस बात को कि कल से जब तक आप फाइल नहीं करेंगे तब तक 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको एडिशनल फ़ी देना पड़ेगा। तो जितना जल्दी करेंगे ये नॉन कंप्लायंस कॉस्ट अवॉइड होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई 1% कंपनी है तो आज अपना AOC 4 जो फॉर्म है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, आज आप ज़रूर फाइल कर लें। और इसके लिए आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। दूसरी बातें आती है MGT 7A फॉर्म की। तो इसका ड्यू डेट क्या होता है। तो ऐसे तो 1% कंपनी में क्योंकि एक ही पर्सन मेंबर होते हैं, देयरफॉर नो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग एनी एनुअल जनरल मीटिंग इन केस ऑफ 1% कंपनी। पॉसिबल भी कैसे होगा, अगर कंपनी 1% कंपनी है तो एक आदमी बैठ के अकेले क्या मीटिंग करेगा। तो जो MGT 7A जो फॉर्म है सेक्शन 92 अगर हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट का तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के भीतर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फॉर्म MGT 7 फाइल हो जाना चाहिए, यानी कि कंपनी का एनुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। तो 1% कंपनी के केस में क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, एक आदमी होते हैं, यानी कि एग्जाम्पशन है 1% कंपनी को AGM से। तो क्वेश्चन की ड्यू डेट क्या होगा। तो उसी आधार पे अगर थोड़ा सा हम AGM यानी कि सेक्शन 96 के प्रोविज़न को अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से जनरली 6 महीने के अंदर हमको करना होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं इनके साथ लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जनरली फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से 6 महीने के अंदर हमें एनुअल जनरल मीटिंग कर लेना चाहिए। तो उस आधार पे 1% कंपनी के केस में भले ही हमको एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करना होता है, बट जो ड्यू डेट का निर्धारण है 1% कंपनी के लिए MGT 7A के लिए वो सेम वैसा ही है कि ड्यू डेट से AGM के ड्यू डेट से जो 60 दिन यानी 30 सितंबर तक कंपनी को अपना एनुअल जनरल मीटिंग कर लेना होता है। तो उससे अगर हम 60 दिन काउंट करते हैं तो ये डेट आता है 28 नवंबर, यानी कि हर 1% कंपनी को अपना MGT 7A फॉर्म 28 नवंबर या उससे पहले फाइल कर लेना है। अगेन कि हम जब अपना MGT 7A फाइल करेंगे
तो उसके साथ हमें क्या क्या अटैचमेंट लगाने होंगे। इसके साथ कंपनी को जो भी लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, जैसे लिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया है तो लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर्स, अदर कोई सिक्योरिटी है लाइक डिवेंचर है, कुछ भी अगर कंपनी ने इशू किया है तो सारे लिस्ट हमको MGT 7A के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हमें अटैच करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि हमें इस ड्यू डेट से पहले या एनी हाउ ड्यू डेट तक हमको ये रिटर्न फाइल कर देने हैं। अगर कोई 1% कंपनी अपना MGT 7A 28 नवंबर तक फाइल नहीं करेगी तो अगेन उस केस में भी उसके बाद 100 रुपये पर डे फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ये 2 फॉर्म की हम बात करें, अगर इससे मतलब हम इसको कंक्लूड करें कि AOC 4 नहीं फाइल करेंगे तो अगेन आज के बाद से 100 रुपीज़ पर डे, और अगर MGT 7A फॉर्म 28 नवंबर को फाइल नहीं करेंगे तो उसके बाद से उसका भी पर डे 100 रुपीज़ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। स्टिल अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी का जल्दी से जल्दी मैं जवाब दे पाऊँ। और अगेन मैं बात करता हूँ कि नॉन कंप्लायंस कॉस्ट को अवॉइड करें, आप अपने बुक्स को समय से प्रिपेयर करें, आप एक अवेयर एंटरप्रेन्योर्स बने। मैं इसके लिए आपसे बार बार रूबरू होते रहता हूँ। एक अगेन बात है डायरेक्टर KYC। तो डायरेक्टर KYC जो सेक्शन 153 है कंपनीज एक्ट का, इसके बारे में डील करता है। क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि क्या केवल डायरेक्टर को ही डायरेक्टर KYC करना होता है या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको डायरेक्टर KYC करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि पर्सन हु होल्ड डिन, है ना, दे हैव रिक्वायर्ड टू डन KYC। यानी कि जो व्यक्ति डिन होल्ड करते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन होल्ड करते हैं, उनको KYC करना अनिवार्य है। ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी डायरेक्टर हो या नहीं हो। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने LLP बनाया है तो LLP में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में भी DPIN यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन लेना अनिवार्य होता है। वो जस्ट लाइक डिन ही होता है। तो जो लोग अगर LLP में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जिनके पास वो DPIN है, दैट इज़ द डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उनको भी क्या करना है, अपना KYC 30 सितंबर से पहले करना है या 30 सितंबर तक कर लेना है। अगर 30 सितंबर तक अगर आप अपना डायरेक्टर KYC या जो व्यक्ति डिन होल्ड करते हैं, DPIN होल्ड करते हैं, अगर वो अपना KYC नहीं करते हैं तो 30 सितंबर के बाद इन्हें 5000 अलग से एडिशनल फी दे करके अपना KYC करना पड़ेगा। और अगर आप ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक अपना डायरेक्टर KYC कर लेते हैं तो ऐसे केस में ध्यान रखिए बात, आपको MCA को कोई फ़ी नहीं देना होता है। जो भी प्रोफेशनल के माध्यम से आप करवाएंगे इस काम को, प्रोफेशनल अपना फ़ी चार्ज करेंगे, आपको MCA को कोई फ़ी नहीं देना होता है। लेकिन यही काम अगर आप 30 सितंबर के बाद करेंगे तो इस केस में एडिशनल आपको 5000 रुपये फ़ी देने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब डायरेक्टर KYC हमको कैसे करना है, तो अगर आप पहली बार डायरेक्टर KYC कर रहे हैं तो इस केस में हमें DIR 3 KYC फॉर्म फाइल करना होता है। इसके लिए आपके आधार, पैन की कॉपी, आपका मोबाइल नंबर, आपका email ID और आपका एक फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है तो उस पासपोर्ट को भी लगाना, अटैच करना मैंडेटरी माना गया है डायरेक्टर KYC के साथ। लेकिन जो पासपोर्ट होल्ड करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है तो उस केस में उनका आधार का कॉपी और पैन का कॉपी, और ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ KYC, ये आपके द्वारा साइंड किया होना चाहिए विथ डेट, है ना। और इसको प्रोफेशनल के द्वारा ऑथेंटिकेट भी कराना पड़ता है, जैसे कोई CA हो, CS हो, CMA हो, जो लोग भी प्रैक्टिसिंग हैं उनसे भी इसको ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है इस डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद पहली बार KYC करने के लिए हमें DIR 3 KYC फॉर्म फाइल करना पड़ता है MCA को। और अगेन ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले हम करेंगे तो हमको कोई फ़ी अलग से नहीं देना पड़ेगा, केवल प्रोफेशनल फ़ी देना पड़ेगा। एक बार KYC हो जाने के बाद अगर आप जब दोबारा KYC करते हैं तो इसको वेब बेस्ड KYC कहा जाता है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो इन्फॉर्मेशन पहली बार KYC में दिया गया था, जैसे आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका email ID, अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है
तो आपका काम वेब बेस्ड केवाईसी से हो जाएगा। यानी कि पहली बार केवाईसी के दौरान आपने जो इन्फॉर्मेशन, आपने जो जानकारी उस DIR3 केवाईसी फॉर्म के साथ दिया था, अगर उसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं है तो आपको वेब बेस्ड केवाईसी कर लेना पड़ेगा। इसमें फिर से फॉर्म नहीं भरना पड़ता है और यह एक आसान प्रक्रिया है जो कि आपके डिन के माध्यम से आसानी से MCA पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ हमें चेंजेस कराना है, जैसे कि हमारा ईमेल आईडी बदल गया हो, हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया हो, किसी कारण से अगर हम कुछ चेंजेस चाहते हैं तो फिर से हमें फॉर्म DIR3 KYC फिल करना पड़ेगा और फिर से हमें फॉर्म क्या करना पड़ेगा, ROC को फाइल करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ड्यू डेट से पहले आप अपने कंप्लायंस को पूरा करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगेन, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।